जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सिंध नदी के किनारे पाई गई थी और हमने बताया कि जो ये समय है इसके लिखित विवरण नहीं मिलते थे, लिखित विवरण मिलते थे लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। और भारत में हम लोग धौलावीर, जो कि नवीनतम और सबसे विस्तृत स्थल था, और उसके बाद लोथल लोथल पढ़ चुके थे ना। लोथल में जहां बताया था सड़कों की ओर खुलते हुए मकान, और उसके साथ साथ हमने बताया था अग्निवेदिकाएं, ये आदि सारी चीजें देखने को मिली थी। आगे हम अगला मतलब तीसरा, भारत में दो हो चुके हैं ना। भारत में दो हो चुके हैं, कौन कौन सा हो चुका है? एक धौलावीर हो चुका है, एक लोथल हो चुका है ना। ये दो स्थान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा स्थान जो है, अगली हेडिंग डालिए, सुरकोटदा। सुरकोटदा राइट करिए सभी लोग। सुरकोटदा तीसरा नंबर, सी नंबर हो जाएगा। कहीं कहीं दा रहता है, कहीं कहीं डा रहता है। सुरकोटदा ना, ये कहां पर है? कहां पर है? जाहिर सी बात गुजरात में है। ये सारे टॉपिक कहां पर हैं? गुजरात में। भारत में हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? गुजरात ना। गुजरात में हमारा धौलावीर हो गया था, लोथल हो गया है, बचा क्या है? अगला टॉपिक सुरकोटदा। ये क्या है? जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी, जहां पर इसके साक्ष्य पाए गए थे, जहां पर इसकी खुदाई की गई थी ना, उसे तो इसकी खुदाई 1964 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1964 ईस्वी में। तो किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी। जेपी जोशी, अगर पूरा नाम चाहो तो जगपति जोशी है ना, जगपति जोशी। कब? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा खुदाई की गई थी। यहां पर क्या पाया गए थे? घोड़े की अस्थियां। घोड़ा समझते हो ना, उसकी हस्तियां देखने को मिली थी। तो अवशेष में राइट करिए, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां व कब्रिस्तान। घोड़े की अस्थियां व कब्रिस्तान। घोड़े की अस्थियां व कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे ना। सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन यहाँ पर सुरकोटदा में, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर घोड़े की अस्थियां पाई जाती। इससे इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं घोड़े से ये लोग पूरी तरीके से परिचित थे ना। ठीक। अगला, इसी में हम गुजरात में ही तीन हो गए हैं। अन्य स्थल में हम खाली उनके स्थान पढ़ेंगे, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, अन्य स्थल। इसमें हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल नाम आप लोग याद कर लीजिए। धौलावीर हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, लोथल डिटेल से पढ़ चुके हैं, सुरकोटदा पढ़ चुके हैं। अन्य स्थल में डाल लीजिए रंगपुर, रोजदी। एक है रंगपुर, एक है रोजदी, रंगपुर, रोजदी राइट करिए। और एक स्थान का नाम है देसलपुर। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अर्थात भारत में गुजरात के अंदर धौलावीर हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, रंगपुर हो गया, रोजद हो गया और देसलपुर, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे ना। या उसका फिर यहाँ पर यहाँ तक विस्तृत, या यहाँ तक इसका विस्तार पाया गया था। हो गया, राइट करिए। अगला राज्य की बात हम करते हैं। भारत में गुजरात के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या गुजरात के अलावा भी कहीं पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? क्या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य गुजरात के अलावा भी कहीं पाए गए थे? तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे हरियाणा। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? हरियाणा। गुजरात पढ़ चुके ना।
हरियाणा। और हरियाणा के अंतर्गत पहले स्थान का नाम है बनवाली। हरियाणा के अंतर्गत सबसे पहला जो स्थान है उसका नाम क्या है? बनवाली। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आर एस बिष्ट। किसके द्वारा? आर एस बिष्ट के द्वारा इनकी खोज की गई थी, इस स्थान की खोज की गई थी। आर एस बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां पर क्या साक्ष्य मिलते हैं, कोई बता सकता है? देखिए यहां से मिट्टी के बने खिलौने और हल के प्रमाण ना, दो चीजें, क्या क्या? मिट्टी से बने खिलौने, मिट्टी से बने खिलौने, मिट्टी से बने खिलौने के साथ साथ किसके साक्ष्य मिलते हैं? जो किसानों द्वारा जो हल प्रयोग किए जाते थे ना, हल के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो हरियाणा के बनवाली नामक स्थान पर जो इसकी खोज की गई थी, जो इसकी खुदाई की गई थी, आर एस बिष्ट द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य क्या मिलते हैं? मिट्टी के बने खिलौने और हल के साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए भारत का सबसे बड़ा विस्तृत स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा विस्तृत स्थल कौन सा था? धौलावीर। कौन सा था? धौलावीर। तो ये जो है ना, कौन? बनवाली, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा विस्तृत स्थल। पहला कौन सा था? धौलावीर। धौलावीर किस राज्य में है? गुजरात में। लेकिन जो बनवाली है ये किस राज्य में है? हरियाणा में है। तो राइट कर लीजिए, ये है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे विस्तृत स्थल है। भारत की बात कर रहे हैं ना, विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में सबसे जो विस्तृत और नवीनतम स्थल है वो धौलावीर, जो कि कहां पर है? गुजरात में। और दूसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बनवाली है। और जो बनवाली है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? हरियाणा। किस राज्य के अंतर्गत आता है? हरियाणा। अब हरियाणा में दो स्थान के नाम और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसको डिटेल से नहीं पढ़ना। अगली हेडिंग डाल लीजिए, अन्य स्थल। सिर्फ हमको बनवाली के बारे में विस्तृत अध्ययन करना था, जिसकी खुदाई आर एस बिष्ट द्वारा की गई। और यहाँ पर जो दो चीजों के मुख्यतः साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मिट्टी से बने क्या खिलौने और हल के साक्ष्य मिलते हैं। और भारत का ये द्वितीय ना विस्तृत स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को अवगत कराता है। एक लिख लीजिए, कुणाल व मिथाथल। कुणाल व मिथाथल ये दो स्थान भी हरियाणा में हैं ना। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद हरियाणा हो गया ना। ठीक। अब हरियाणा गुजरात हो गया, हरियाणा उसके जो निकटवर्ती राज्य है उसका क्या नाम है? पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी में, अगला राज्य गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया। और गुजरात हरियाणा के बाद जिस राज्य का अध्ययन हम लोग करेंगे उसका क्या नाम है? पंजाब। मिटाया जाए इसको। ठीक। बनवाली की खुदाई आर एस बिष्ट द्वारा की गई थी। ये द्वितीय विस्तृत स्थल है भारत का। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने और हल्के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहां पर पंजाब में रोपड़ हो गया, बाड़ा हो गया, संगोल हो गया, तीन स्थान। रोपड़ हो गया, संगोल हो गया और बाड़ा हो गया। ये तीन स्थान राइट कर लीजिए। कहीं कहीं बाड़ा ऐसे भी देखने को मिलेगा तुमको। पंजाब में तीन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य या खुदाई की गई थी। कौन कौन सा? रोपड़ हो गया, संगोल हो गया और बाड़ा हो गया। देखिए जो रोपड़ है ना, सुनिए,
जो रोपड़ है ना, रोपड़ की जो खोज की गई थी, रोपड़ की खोज बीवी लाल द्वारा की गई थी, और जो इसकी खुदाई कराई गई थी वो जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी ना। खुदाई किसके द्वारा की गई थी? जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। और जो खोज की गई थी, खोज किसके द्वारा की गई थी? बीवी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बी वी लाल के द्वारा। और खुदाई किसके द्वारा की गई थी? जगदत्त शर्मा के द्वारा। किस स्थान की बात कर रहे हैं हम लोग? रोपड़ के। रोपड़ है कहां पर? गुजरात, सॉरी पंजाब ना। कहां पर? पंजाब। देखिए, जहां पर कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो अगला पॉइंट राइट कर लीजिए। कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? वो तो ऊपर था, वो तो उत्तरी था। दैमाबाद। कौन सा था? दैमाबाद। और दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा था? प्रवरा। किस नदी के किनारे बसा था? प्रवरा। इतना हो चुका, मिटाया जाए। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना, महाराष्ट्र में हमको सिर्फ एक ही याद रखना, कौन सा? दैमाबाद। और दैमाबाद क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रवरा नदी के किनारे बसा है ना। किस नदी के किनारे बसा है? प्रवरा। और हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। और इसका जो क्षेत्रफल लगभग कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर ना। और ये शहरी थी कि ग्रामीण थी? शहरी सभ्यता थी ना। ठीक, तो महाराष्ट्र में हम लोगों को नहीं पढ़ना, महाराष्ट्र में वही दैमाबाद हम लोगों को याद रखना, हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। अब हम बात करते हैं, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद क्या हुआ? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र में दैमाबाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे साक्ष्य जो हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो अगला जो राज्य हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे उस राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश में भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। राइट करिए, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर नाम हम लोग पढ़े थे ना। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा था? पूर्वी स्थल था ना। कौन सा स्थल था? पूर्वी। तो लिखिए आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में राइट कर लीजिए। आलमगीरपुर, बड़गांव, अम्बखेड़ी, बड़गांव, अम्बखेड़ी, आलमगीरपुर, ये सारे स्थान कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में। कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश। देखिए, अब हमको यहां पर इन दोनों के बारे में सिर्फ स्थान याद रखने हैं, डिटेल में नहीं पढ़ना। और आलमगीर के बारे में हम लोगों को 2 पॉइंट हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी ना। तो आलमगीर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान है? पूर्वी स्थल है। और इसके साथ साथ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। राइट कर लीजिए। अच्छा बताइए, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल था, सॉरी उत्तरी स्थल, उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। मांडा कहां था? किस राज्य में था? जम्मू कश्मीर ना। आज के समय में हालांकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लेकिन इसके पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था 31 अक्टूबर 2019 के पहले, जिसका विभाजन 5 सितंबर 2019 को हुआ था ना। तो अगला राइट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और जो मांडा था, मांडा किस नदी किनारे बसा था? चिनाब ना। तो जम्मू कश्मीर में मांडा राइट कर लीजिए। और मांडा के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा स्थल है? उत्तरीय स्थल है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी के किनारे बसा है। राइट कर लीजिए मांडा। हो गया? ठीक। देखिए हम लोग गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया ना, राजस्थान में भी इसके कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अगला राज्य हमारा कौन सा होगा? राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान। और राजस्थान में एक प्रमुख स्थल है जिसके बारे में हम लोग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? कालीबंगा या कालीबंगन नाम सुने होंगे ना। कालीबंगा कहीं कहीं राइट रहता है और कहीं कहीं कालीबंगन, वही चीज है ना। तो कालीबंगा या कालीबंगन कहाँ है? हाँ, राजस्थान में। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1953 ईस्वी में होती है। राइट कर लीजिए। बीबी लाल और बी के थापर द्वारा, बीबी लाल और बी के थापर द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। राइट कर लीजिए। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। तो राइट कर लीजिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। देखिए यहां पर कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। यहां पर जुते हुए खेत, जुते हुए मतलब खेतों की जुताई थे, मतलब ऐसे खेत थे जिनकी जुताई की गई थी, और उसके साथ साथ सजावटी ईंटें थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर बलि प्रथा, बलि प्रथा समझते हो ना, अब तो समाप्त हो गई है, इसके पहले बलि प्रथा चलती थी ना, बलि दी जाती थी जानवरों की। तो राइट कर लीजिए साक्ष्य में खेतों मतलब जुते हुए खेत, ऐसे खेत जिनकी जुताई हो गई थी ना, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, सजावटी सजावटी ईंटें, सजावटी ईंटें, बलि प्रथा, सजावटी ईंटें, अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं, योजनाबद्ध नगर, योजनाबद्ध नगर, ठीक। तो हम लोग लगभग इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मान लीजिए कोई चीज है तो उसका विनाश होगा, तो विनाश का कोई ना कोई कारण होगा ना। मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो इसका डिटेल देखिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बहुत होता है। भारत में भी 6-7 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां पर भी इसके मतलब विस्तृत है, यहां तक फैला हुआ था। तो ये क्यों समाप्त हुई? इसके वजह कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी तो ये सभ्यता समाप्त हुई। तो अगली हेडिंग डालिए सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। हेडिंग क्या डाला सभी लोग? हाँ, पतन के कारण, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। देखिए हमारे 3 लोग थे, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और मैके। कौन कौन? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और मैके। इन्होंने क्या बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ना, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा समय आया कि जिसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो इन तीनों लोगों ने कौन सा रीजन बताया था? बाढ़।
अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कार्य इन लोगों ने बताया कि बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से ये सभ्यता पूरी तरीके से इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। राइट कर लीजिए। देखिए दो व्यक्ति और थे, गार्डन और चाइल्ड। ये तीन लोगों ने क्या बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके विकास का प्रमुख कारण क्या है, बाढ़। लेकिन जो गार्डन और चाइल्ड, जो गार्डन और चाइल्ड है, इन्होंने जानते हो इसका प्रमुख कारण क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो आर्यों का आक्रमण और बाह्य आक्रमण, अर्थात आर्य और जब बाह्य आक्रमण, चूंकि आर्य लोग थे जो बाहरी थे ना, ये लोग आए और जब यहाँ पर मतलब आक्रमण करते हैं तो उनके आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो लिख लिए आर्य एवं बाह्य आक्रमण, आर्यों का एवं बाह्य आक्रमण। एक व्यक्ति थे, एक और राइट कर लीजिए, कनेडी। कनेडी ने क्या कहा कि प्राकृतिक कारण, ऐसे कुछ प्राकृतिक कारण थे जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई, जिसका पतन होगा। प्राकृतिक कारण बताया, हो गया। जो जॉन मार्शल हैं, अर्नेस्ट हैं, मैके हैं, इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या बताया, बाढ़। वहीं पर गार्डन और चाइल्ड क्या बताते हैं कि जो आर्य लोग थे और जो बाह्य आक्रमण थे, इसके आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और वहीं पर कनेडी के द्वारा ये बताया जाता है कि प्राकृतिक कारण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई ना। तो एक दो पॉइंट हम लोग वन लाइनर राइट करते हैं, राइट करिए। अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, जो उस समय था, तो पितृसत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक? मातृ सत्तात्मक था ना। तो राइट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। इनका समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक ना। कैसा था? मातृ सत्तात्मक। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे कि नहीं थे? तो राइट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, या फिर सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित थे। लोहे से परिचित नहीं थे। इसे ही दूसरी भाषा में हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। देखिए जो बर्तन होते हैं आज के समय में तो हालांकि मिट्टी के बर्तन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते थे। तो मिट्टी के बर्तन में देखो रंगाई की जाती थी, रंगाई या पुताई की जाती थी ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें किस रंग की पुताई की जाती थी? तो लाल रंग के। तो राइट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे ना, लेकिन इनका जो आय का प्रमुख स्रोत था ना, वो व्यवसाय था। क्या था? व्यवसाय। तो राइट कर लीजिए, ये क्या करते थे? क्या करते थे? कृषि करते थे ना, कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। लेकिन जो इनका आय का स्रोत था, जो इनका व्यवसाय था, जो आय का स्रोत था,
वो क्या था? व्यापार। तो राइट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे, किंतु इनके व्यवसाय का स्रोत व्यापार था। और इनकी लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं, वो तो लिखने का तरीका था, पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक ना, जिसमें अंग्रेजी के यू अक्षर और मछली के चित्र देखने को मिलते थे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना, ये युद्ध व तलवार से अपरिचित थे। किस किस चीज से? युद्ध व तलवार से क्या थे? अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यहीं से क्या होती है? समाप्त होती है। तो जितना लगभग जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, जितना बताया गया, इसको एक बार आप लोग जरूर रिवाइज करिए ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये आज से हम लोगों का खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा था? धौलावीर ना। किस राज्य में है? गुजरात में ना। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। कैसी थी? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना था? जिसमें जो व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक? ये शहरी थी या ग्रामीण थी? शहरी थी ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, डालिए वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया ना, अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का अगर कालक्रम देखा जाए तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक। बीसी का मतलब समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट। अर्थात जैसे आज वर्तमान समय में क्या चल रहा है? 2024 एडी चल रहा है ना, एनो डोमिनी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईसवी। तो 2024 के बाद क्या आएगा? 2025। 2025 के बाद क्या आएगा? 2026। लेकिन जो ये है, ये उल्टा चलता था। जैसे मान लीजिए 2024 है, 2024 बीसी है, तो इसको हम कहते थे ईसा पूर्व ना। तो 2024 समाप्त होगा तो 2025 नहीं आएगा, ये बैकवर्ड चलेगा। यहां पर क्या आएगा? 2023। 2023 के बाद क्या आएगा? 2022। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद से ईसा मसीह के जन्म के उपरांत फिर एनो डोमिनी या ईसवी चलने लगा। और उनके पहले का जो समय था वो बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहा जाता था। तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो डिटेल्स है, जो काल है, जो कालक्रम है, वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है ना। समझ में इतनी बात आई? ठीक, देखिए, हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल ना। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राइट करिए, लिखिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल हैं? राइट कर लीजिए, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सभी साथी क्लास को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें। अच्छा, ये बताइए, जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही तो हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिसका कालक्रम है इसी के अंतर्गत तो आएगा।
तो जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल का अध्ययन हम लोग कब से कब तक करेंगे? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। कितने बीसी तक? 1000 बीसी तक। और वहीं उत्तर वैदिक की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका अध्ययन करेंगे। राइट कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। इसके जो आगे है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कल। जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको सभी लोग आप लोग क्या करिए, रिवीजन करते रहें। और आप लोगों को टॉपिक वाइज रोज इतिहास की क्लास मिलेगी, बशर्ते आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।